हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। आज हम बात करेंगे गुर्जर पतियार के बारे में। इससे पहले जो लेक्चर ले चुके हैं हम वो है सिलेबस। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जाने। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख ले ताकि आपको सिलेबस अच्छे से समझ आए। दूसरा है जो दूसरा इसके बाद लेक्चर लिया गया वो राजपूतों की उत्पत्ति से है, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि प्री मिडवल कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से राजवंश थे, उनके बारे में क्या सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें बाकी डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे गुर्जर पतिहार के बारे में, जो कि अगर हम राजपूतों में बात करते हैं सबसे फेमस है। ठीक है, वेट, गुर्जर पतिहार। ठीक है, गुर्जर पतिहार इन्हें गुर्जर जो है कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुजरात, ठीक है, गुजरात क्षेत्र के आसपास शासन करते थे। तो स्थान विशेष के कारण इन्हें गुर्जर कहा गया। ये कोई जाति नहीं थी। अब देखा जाए तो इसे स्थान विशेष की तरह ही प्रयोग किया जाता है। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अग्निकुंड से कितने 4 राजपूत राजवंशों का उदय माना जाता है कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों का उदय हुआ था। वह है आपका प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, PPCC ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ये 4 राजवंश थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध हम लोग देखें तो वो प्रतिहार है। ठीक, तो इनके बारे में ही आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था पृथ्वीराज रासो, इनकी रचना क्या है? ये किसकी रचना है? चंद्रबरदाई। ये अग्निकुंड सिद्धांत को सबसे पहले समर्थन देते। इन्हीं के सिद्धांत में मिलता है कि जो 4 राजपूत राजवंश थे वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। उन्होंने 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया। ये 36 राजपूत कुल कौन कौन से हैं? तो ये 36 का डिवीजन ऐसे होता है, आपको बता देते हैं। तो इसमें है सूर्यवंशी, ठीक है, चंद्रवंशी, ब्राह्मण वंशी और ऋषिवंशी। ठीक है, तो ये 4 राजवंशों का 36 कुलों का इस तरह कुल विभाजन किया गया है। दूसरे हम लोग देखेंगे कि जो अग्निकुंड है या फिर 36 कुलों का उल्लेख कौन करता है, तो कुमारपाल रचित वर्ण रत्नाकर इम्पॉर्टेंट है। राज तरंगरी जो कि कश्मीर का इतिहास है, किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। तो इसने भी उल्लेख किया है 36 कुलों का। ठीक है, दूसरा देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर अभिलेखों की बात करें जिससे हमें राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, विशेषकर प्रतिहारों के बारे में कि प्रतिहार किस जाति के थे, तो वो कक्कुक के घटियाले अभिलेख से। याद रखिएगा, घटियाले अभिलेख किसका है? कक्कुक का। इसमें प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, किस स्रोत से हमें पता चलता है कि या किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि प्रतिहार ब्राह्मण थे, तो वो कक्कुक के घटियाले अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय। ये एक चालुक्य शासक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट में आप पढ़ेंगे, जब एंशिएंट आपको पढ़ाया जाएगा या एंशिएंट की क्लासेस जब अपलोड होंगी। तो पुलकेशिन द्वितीय जिसका एहोल अभिलेख याद रखिएगा, इसे लिखा है रवि कीर्ति वर्मा ने। रवि कीर्ति वर्मा ने, याद रखिएगा, रवि कीर्ति वर्मा ने लिखा है इसे। और इसमें गुर्जर जाति का सबसे उल्लेख हुआ है। तो इस अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। इस अभिलेख से एक और जानकारी मिलती है, हर्ष, वर्धन वंश के शासक हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पे एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध की जानकारी, जिसमें हर्ष पराजित हुआ था, उस युद्ध की जानकारी भी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। ये एहोल अभिलेख आपका मेघुती मंदिर जो कि एक जैन मंदिर है, ठीक है, जो कि एक जैन मंदिर है, उसी पे उत्कीर्ण है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे किसके बारे में, अगर गुर्जर के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो है बार के हर्षचरित। ठीक है, बार जो कि हर्ष के दरबार में रहते थे, उन्होंने हर्ष के चरित लिखा है, उसमें भी गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है, यानी कि गुर्जरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐसे हम लोग ने देखा कि राजपूतों की कुल कितनी कुलों की उल्लेख किया गया है, तो वो 36। ठीक है, लेकिन प्रतिहारों की बात करें तो कुल 26 शाखाएं हैं। ठीक है, प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएं, लेकिन मेन जो है वो मंडोर है। ठीक है, मंडोर जो कि जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, सबसे प्राचीन और सबसे फेमस है। ऐसे भीनमाल है, उज्जैन है आपका, ठीक है, कन्नौज है। तो ये कन्नौज बहुत सबसे बाद में बनता है। तो प्रतिहारों की सबसे फेमस शाखा प्राचीन मंडोर है, जो कि जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है,
यहाँ पे फिर बाद में आपको बताया कि वो धीरे-धीरे अलग-अलग जगह शिफ्ट होते हैं, अलग-अलग शासकों के समय। तो दूसरा है भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज, और अपने हिसाब से शासक उसे राजधानी भी बनाते हैं। अब दूसरी बात अगर हम लोग बात करें सबसे महत्वपूर्ण कि इस वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक आपका हरिश्चंद्र था। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है और इनकी एक उपाधि थी रोहिल दधी, ठीक है? इनकी एक ये उपाधि थी, याद रखिएगा। इन्हें कहा जाता है कि ये ब्राह्मण थे, यानी कि इससे ज्ञात होता है कि प्रतिहार क्या थे, ब्राह्मण थे। हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण थे और इस वंश की स्थापना की थी, जिसके कारण प्रतिहारों का इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी इसलिए। अगर हम दूसरे शासक की बात करें, अगर किसी महत्वपूर्ण शासक के बारे में, तो प्रथम महत्वपूर्ण शासक वो है नागभट्ट प्रथम। याद रखिएगा कि हरिश्चंद्र के बाद आप कालक्रम भी याद करते चलिएगा। हरिश्चंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ, तो नागभट्ट प्रथम, जिसका टाइम पीरियड है 730 से 756 एडी, मतलब ईस्वी, ठीक है? इसे कहा जाता है कि प्रतिहारों की मंडोर के बाद जो प्रतिहारों की शाखा बनी या फिर महत्वपूर्ण शाखा बनी, वो प्रतिहारों की भीनमाल जो कि जालोर में है, एवं उज्जैन शाखा का संस्थापक, याद रखिएगा। प्रतिहारों की भीनमाल या जालोर एवं उज्जैन शाखा का संस्थापक कौन है, तो वो नागभट्ट प्रथम है। इसने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। इसने देखिए इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, तो पहला तो इसे भीनमाल उज्जैन का संस्थापक कहा जाता है। मेड़ता जो कि उनकी प्राचीन शाखा थी, वहां से राजधानी मंडोर स्थानांतरित की, जो कि क्या थी, दूसरी राजधानी थी। तीसरी राजधानी इसने भीनमाल जो कि जालोर में है उसे बनाई। इसके बाद उज्जैन को प्रतिहारों का केंद्र बनाया गया। ठीक, तो पहली क्या है, मेड़ता, दूसरी मंडोर, तीसरी भीनमाल, उसके बाद उज्जैन, याद रखिएगा। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पराजित किया था। इसे क्या कहा जाता है, मलेच्छों का नाशक है, अरबों का नाशक, याद रखिएगा। मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को। मलेच्छ किसे कहा है, तो अरबों को कहा गया है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और उस टाइम जो अरब आक्रमण हुआ था नागभट्ट प्रथम के समय, तो उसका नेतृत्व जुनेद कर रहा था। और इसकी जो इंफॉर्मेशन में मिलती है कि उसे मलेच्छों या फिर अरबों का नाशक करता है, उसने अरबों को खदेड़ा था। तो ये मिहिर भोज जो कि इसी वंश का एक शासक है, इसके काल को प्रतिहारों का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो इसी वंश का एक शासक है, बहुत सबसे महान और प्रसिद्ध शासक है गुर्जर प्रतिहारों का। तो इसकी ग्वालियर प्रशस्ति है, इसकी ग्वालियर प्रशस्ति है, जिसके लेखक हैं बालादित्य। ठीक है, इससे काफी सारी जानकारी हमें प्रतिहारों के बारे में मिलती है। तो इसी में कहा गया है कि नागभट्ट प्रथम क्या था, मलेच्छों या फिर अरबों का नाशक था। उसे नारायण अवतार भी कहा गया है, तथा प्रतिहारों को लक्ष्मण या फिर समुद्र का वंशज बताया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसमें किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि प्रतिहार लक्ष्मण या फिर सौमित्र के वंशज थे। तो ये याद रखिएगा, मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आपको हमने बताया है कि इसके लेखक कौन थे ग्वालियर अभिलेख के, बालादित्य किसका है, मीर भोज का है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे अगर प्रतिहारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो राष्ट्रकूट नरेश। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के संजन तामपत्र। संजन तामपत्र किसका है, अमोघ वर्ष का है। इससे ज्ञात होता है कि जो राष्ट्रकूटों का संस्थापक था, ये संस्थापक है राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, इसने एक यज्ञ किया था जिसे हिरण गर्भदान यज्ञ कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया, अगर आप पेपर देखेंगे कि कौन सा ऐसा शासक था जो हिरण गर्भदान यज्ञ किया था, तो वो दंती दुर्ग था, राष्ट्रकूट वंश से। ठीक, वंश भी याद रखिएगा। तो उसने इस यज्ञ में नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल बनाया था। गुर्जर शासक नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल बनाया था। ठीक है, तो याद रखिए किसे बनाया गया, तो नागभट्ट प्रथम को बनाया गया था। अब देखेंगे नागभट्ट प्रथम के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक है वो वत्सराज है, जिसका टाइम पीरियड आपका 783 से 795 ईस्वी है। और इसी के टाइम पीरियड से त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जब शुरू हुआ था, पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए शुरू हुआ था, तो ये कन्नौज के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, कन्नौज के लिए शुरू होता है। इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें तीन वंश के लोग थे। पहला था पाल, राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये तीनों राजवंश थे। तो उस टाइम जब ये शुरू हुआ था, उस टाइम वत्सराज शासक था। दूसरा हम लोग देखेंगे, तो वत्सराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। और वास्तविक संस्थापक वत्सराज को कहा जाता है। वत्सराज के समय से कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था और उसने पाल शासक धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल को मुंगेर या मुदगिरी, याद रखिए कौन सा युद्ध हुआ था वत्सराज और धर्मपाल के बीच? तो मुंगेर या मुदगिरी का युद्ध हुआ था, जिसे पराजित किया था इसने। पाल शासक को पराजित किया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये पराजित हो गया था वत्सराज। तो याद रखिएगा, जब वत्सराज था तो उस समय जब त्रिपक्षीय संघर्ष किसके टाइम शुरू हुआ था? तो वत्सराज के समय किससे किससे संघर्ष हुआ था? तो धर्मपाल से संघर्ष हुआ था और राष्ट्रकूट में ध्रुव से संघर्ष हुआ था। ये तीनों याद रखिए, पूछा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे वानी डिंडोरी या तथा राधनपुर लेख। ये एक लेख है, याद रखिएगा। इससे ज्ञात होता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करके राजपूताना में शरण लेने को विवश किया और उसके पास जो राजपत्र थे जिसने उसने गौंडराजों से छीना था उसे भी ले लिया था। तो ये इंफॉर्मेशन हमें वानी डिंडोरी तथा राधनपुर लेख से ज्ञात होता है। उसे ध्रुव कौन था? ये राष्ट्रकूट था, तो इसने पराजित किया था। और वत्सराज ने किसे पराजित किया था? धर्मपाल को पराजित किया था मुदगिरी के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नागभट्ट द्वितीय। अब हम लोग नागभट्ट द्वितीय के बारे में देखेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका टाइम पीरियड 795 से 833 है। तो पहले हम लोग पढ़ा हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, उसके बाद वत्सराज, अब नागभट्ट द्वितीय देखेंगे। ठीक, ये वत्सराज का पुत्र था और कन्नौज पर अधिकार कर उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा, कन्नौज को राजधानी किसने बनाया है? तो ये नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट प्रथम ने कौन कौन सी राजधानी बनाया है? मंडोर, ठीक है, मेड़ता से मंडोर, भीनमाल, उज्जैन, याद रखिएगा, भीनमाल, उज्जैन और मेड़ता से मंडोर, 3 राजधानियां उसने बनाई हैं। और जो चौथी राजधानी थी कन्नौज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हो रहा था, तो ये नागभट्ट द्वितीय ने बनाया है। ठीक, तो देखेंगे कि कई बार आता है क्वेश्चन कि अगर प्रतिहारों की राजधानी पूछे तो इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो उसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, चारों एक साथ नहीं पूछेगा, अगर एक साथ आएगा तो वो ड्रॉप कर दिया जाएगा क्वेश्चन। लेकिन याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले ईयर का PYQ है। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। नागभट्ट द्वितीय जो है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से। और वत्सराज किससे पराजित हुआ था? ध्रुव से, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित होता है। लेकिन ये बाद में फिर उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्हें पराजित करता है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने तुर्क या फिर मुसलमानों को पराजित किया था। तुर्क या मुसलमानों को किसने पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। और अरबों को किसने पराजित किया था? नागभट्ट प्रथम ने। याद रखिएगा, दोनों की जानकारी हमें मीरभोज के ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। नागभट्ट द्वितीय को बकुला या बुचकला, ठीक है, बकुला या बुचकला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया। यानी कि इसकी ये उपाधि हमें बकुला या बुचकला अभिलेख में मिलती है। याद रखिएगा, इस अभिलेख से भी हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है, विशेषकर नागभट्ट द्वितीय के बारे में। दूसरा हम लोग देखेंगे चंद्रप्रभा सूरी। चंद्रप्रभा सूरी की प्रभावित प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने 1833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली थी। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने अपनी मृत्यु या फिर अपना जीवन गंगा में जल समाधि लेकर समाप्त कर ली थी, तो नागभट्ट द्वितीय था। आगे और भी वंश हम लोग पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कई ऐसे राजवंश थे, शासक थे जिसने अपना जीवन जल समाधि लेकर समाप्त की है। तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर प्रतिहारों की बात करें तो इसने अपनी जीवन लीला गंगा में जल समाधि लेकर समाप्त कर ली थी 1833 ईस्वी में। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अल्ल नामक व्यक्ति प्रतिहारों के समय ही अल्ल नामक व्यक्ति ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग प्रतिहारों के बारे में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक है वो मिहिर भोज प्रथम है। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 836 से 885। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और इसके काल को गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल भी कहते हैं। और दूसरा इसे प्रतिहंता भी कहा जाता है, प्रतिहारों का प्रतिहंता भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके शासन को ग्रहण किया था, इसलिए इसे प्रतिहंता भी कहा जाता है। रामभद्र के दुर्बल शासन के बाद ये शासक बनता है, काफी निर्बल शासक था, उसके बाद ये शासक बनता है। ठीक है, और ये इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आ जाए कि स्वर्ण काल की अगर बात की जाए तो एक बार मिहिर भोज को भी आप लोग जरूर याद करिएगा पूर्व मध्य काल में। ठीक है, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था कलहड़, जो कि राजतरंगड़ी लिखा है, और अरबियाती सुलेमान भी इसके समय की जानकारी देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि सुलेमान जो कि अरब यात्री था किसके टाइम पीरियड में आया था? तो वो मिहिर भोज के टाइम में आया था। और ये लिखा है सिलसिलात उत तवारीख, सिलसिलात, सिलसिलात
उत तवारीख, ये इनकी रचना है और इससे हमें मिहिर भोज या फिर गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा इनका बुक। और ये कौन थे? तो अरब थे। ठीक है। और कल्हड़ की राज तरंगी जो कि कश्मीर का इतिहास है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है मिहिर भोज के टाइम की। ये इन्हीं के टाइम में इन्हीं के टाइम में भारत आया था। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो सुलेमान है वो अपने लेखन में कहता है कि मिहिर भोज के पास विशाल अश्वसेना है और वो इस्लाम का बड़ा शत्रु है। तो याद रखिएगा इस्लाम का बड़ा शत्रु किसे कहा गया है? तो मिहिर भोज को। मलेच्छु या फिर अरबों का नाशक किसे कहा गया? तो नागभट्ट प्रथम को। तुरुष्को या फिर मुसलमानों को किसने पराजित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है। साथ ही साथ रिवाइज करते भी चलिए। उसका साम्राज्य समृद्ध था। कहा जाता है कि इसके काल को इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता है कि इसके साम्राज्य काफी समृद्ध था, चोरी डकैती नहीं होती थी, सोने चांदी की भरमार थी, तो काफी समृद्ध था। और इसने अरबों में बहुत ज्यादा संघर्ष भी किया और उन्हें आने से रोका भी। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास में कि शून्य का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण। वह कौन सा अभिलेखीय प्रमाण है जिसमें हमें शून्य का उल्लेख मिलता है या फिर शून्य का प्रमाण मिलता है? तो वो मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेखीय है। ठीक है। इसलिए इसको याद रखिएगा। इसके लेखक को भी याद रखिएगा, जिसे बालादित्य ने लिखा है। ठीक है। मिहिर भोज पाल नरेश देवपाल व राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के सामंत ध्रुव से पराजित हुआ था। याद रखिएगा कि मिहिर भोज किससे पराजित हुआ था? देवपाल से। और अमोघ वर्ष ध्रुव से पराजित हुआ था, जो कि सामंत था। किसका? अमोघ वर्ष का। इसके संजन ताम्रपत्र से हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी भी मिलती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिहिर भोज देवपाल की मृत्यु के बाद जिसे पराजित होता है, उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उसके बाद जो शासक बनते हैं, उन्हें पराजित करता है और शासन करता है। उत्तराधिकारी उसके विग्रहपाल और नारायणपाल को ये पराजित करता है। राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष एवं कृष्ण द्वितीय है जो इसके टाइम पीरियड के थे, यानी कि समकालीन थे। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिहिर भोज के टाइम पीरियड में कौन से राष्ट्रकूट शासक थे या फिर पाल शासक थे? तो उसके टाइम पीरियड में अगर आप बात करें तो अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। पाल शासकों की बात करें तो देवपाल की भी बात आएगी, विग्रहपाल भी आएगा, नारायणपाल भी आएगा। ठीक है। याद रखिएगा आप। कृष्ण द्वितीय जो कि राष्ट्रकूट शासक था। मिहिर भोज ने नर्मदा तट पर पराजित किया था इसे। इसी नर्मदा तट पे एक महत्वपूर्ण युद्ध भी हुआ था। कई सारे युद्ध हुए, लेकिन एक है एहोल अभिलेख में उसका वर्णन है, जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था और जिससे हमें गुर्जरों के बारे में जानकारी भी मिलती है। भोज जो मिहिर भोज है वो किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक। और ये इसके ग्वालियर अभिलेख में मिलता है और इसने इसे आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। तो ये भी जो कि इंफॉर्मेशन इसके ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। और प्रभासपुर जो कि दौलतपुर अभिलेख भी कहलाता है, उसमें भी मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी, साथ ही साथ आदिवरा नामक दम नामक सिक्का भी चलाया था। इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि आदिवरा की उपाधि भी धारण किया था और दम आदिवरा नामक सिक्का भी चलाया था? तो भोज था। ठीक है। एक और भी भोज का नाम आता है, तो वो मालवा के शासक थे, परमार शासक भोज। और एक ये मीर भोज है, गुर्जर प्रतिहार शासक भोज। दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको मीर भोज से याद रखिएगा। वराह की आकृति होती थी, इसलिए इसको वराह प्रकार के सिक्के भी कहते थे। दूसरा हम लोग देखेंगे मिहिर भोज के बाद शासक बनता है महेंद्रपाल प्रथम, जिसका टाइम पीरियड आपका 885 से 910 है। ठीक है। और इसके बाद मिहिर भोज के बाद इनका ये पुत्र था महेंद्रपाल शासक बनता है। महेंद्रपाल के बाद महिपाल बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है राजशेखर। ठीक है। इनके राजगुरु थे, जो कि इनके साथ इनके शासन काल में तो थे ही, और इनके साथ साथ इनके पुत्र के शासन काल में भी थे। तो हमेशा पूछा जाता है कि कौन से ऐसे विद्वान थे या फिर राजशेखर किसके किसके शासन काल में थे? तो महेंद्रपाल और महिपाल दोनों थे, और दोनों के राजगुरु थे, और दोनों को कई सारी उपाधियों से इन्होंने विभूषित भी किया है और बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। देखेंगे राजशेखर ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा हुआ भी है। पहला है कर्पूर मंजरी। ठीक है। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण जो कि प्राकृत भाषा में बाल भारत, प्रचंड पांडु भी कहते हैं, विशाल भंजिका, ये सभी नाटक हैं आपके। काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, ये तीनों काव्य ग्रंथ है। इन सब की रचना राजशेखर ने की है। कर्पूर मंजरी एक ऐसी रचना है जो कि प्राकृत भाषा में लिखी है। बाकी जितने भी हैं वो सभी कितने हैं? संस्कृत में है आपकी। ये जो भुवन कोश है ये इसी का ही भाग है। याद रखिएगा, भुवन कोश इसी का ही भाग है और ये भूगोल से संबंधित है। इसके नाम पे नहीं जाइएगा, भुवन को समझ के आप ये इसे भवन या स्थापत्य से नहीं रिलेट करिएगा। भुवन कोश भूगोल से है। ठीक है। और ये काव्य मीमांसा का ही पार्ट है।
ये सारी राजशेखर जो कि प्रतिहारों से संबंधित है, उनकी राजधानी है। काव्य मीमांसा का यह 19वां अध्याय है, जो कि अभी तक मिला नहीं है, अप्राप्त है। भुवन गोसाई आपको बताया भूगोल की है। और जो कपूर मंजरी जो कि अपवाद है, क्योंकि इन्होंने इसे प्राकृत भाषा में लिखी है, बाकी सारी रचना इनकी संस्कृत में, तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये इसकी रचना इन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पर की थी। अवंती सुंदरी एक क्षत्रिय थी, ठीक है, और इनका विवाह राजशेखर जो कि ब्राह्मण थे उनसे हुआ है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। दूसरा हम देखेंगे, राजशेखर ने प्रतिहार महेंद्रपाल को निर्भय राज, बहुत सारी उपाधियां इन्होंने दी है महेंद्रपाल महिपाल को। उसमें है निर्भय राज, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, तथा महिपाल को कौन सी दी है, रघुवंश मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि, ठीक है। मुकुटमणि और मुक्तामणि, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, ये सारी उपाधियां राजशेखर ने दी है महेंद्रपाल और महिपाल को, ठीक है। राजशेखर ने नर्मदा नदी, जो कि दक्षिण की एक, देखे तो काफी इंपॉर्टेंट नदी है, तो राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ की सीमा माना है। किसे आर्यावर्त और दक्षिणापथ की सीमा माना गया है, तो नर्मदा नदी को किसने माना है, राजशेखर ने। दूसरे हम लोग शासक की बात करें तो वो महिपाल है, जो कि महेंद्रपाल का पुत्र था, जिसका टाइम पीरियड 912 से 943 ईस्वी है, और राजशेखर भी इनके गुरु थे। महिपाल को आर्यवर्तिका, महाराजा धीराज, रघुकुल मुक्तामुड़ी और रघुकुल और मुकुटमुड़ी भी कहा गया है। और महिपाल के समय कौन आया था, तो अलमसूदी, याद रखिएगा। अलमसूदी किसके टाइम पीरियड में आए, तो महिपाल और सुलेमान मीर भोज के टाइम पीरियड में आए। इनकी पुस्तक मुरुजुल जहाब, जिससे हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। इनकी अलमसूदी की पुस्तक याद रखिएगा, मुरुजुल जहाब। और सुलेमान की पुस्तक थी आपकी सिलसिलात तवारीख, जो कि आया है मीर भोज के टाइम पीरियड में। इसने बौर या बौरा कहा है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि अलमसूदी किस शासक को, किस गुर्जर प्रतिहार शासक को बौर या बौरा कहा है, तो वो है महिपाल प्रथम को। अब हम लोग देखेंगे महिपाल प्रथम के बाद धीरे धीरे गुप्त गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि इसी के टाइम पीरियड से, महिपाल के समय से ही गुर्जर प्रतिहार धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर होते गए और इनका धीरे धीरे पतन होने लगा, ठीक है। 963 ईस्वी में कृष्ण तिथि, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक था, प्रतिहार राजाओं को पराजित किया 963 ईस्वी में इसने। और महिपाल के बाद बहुत सारे शासक बने, लेकिन उनका उल्लेख, उनका इतिहास में कुछ उल्लेखनीय कार्य नहीं है, और वो उतने प्रबल शासक भी नहीं थे, ठीक है। जिसमें है आपके महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय, ठीक है, विजयपाल, राज्यपाल, ठीक है। इनका नाम आता है, राज्यपाल के समय ही अरब आक्रमण या फिर मुस्लिम आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में निर्भय प्रतिहार शासक राज्यपाल, ठीक है, इसके टाइम में हुआ था। ये याद रखिए, ये भी पूछता है कि जब 1018 में बहुत सारे आक्रमण किया गजनवी ने, तो 1018 में जब ये आक्रमण करता है, तो उस टाइम शासक कौन था, तो राज्यपाल था। और 1019 में जब शासन करता है, तो उसका पुत्र त्रिलोचन पाल था, और दोनों को इसने पराजित किया था, ठीक है। अब दूसरा देखिए, महमूद गजनवी से पराजित होकर राज्यपाल ने कन्नौज छोड़कर बारी को, ये इसने कन्नौज को छोड़ दिया, जो प्रतिहारों की राजधानी थी, उसे छोड़कर वो बारीको को राजधानी बना लेता है। तो इसी तरह प्रतिहारों की कई सारी राजधानी हुई सिचुएशन के हिसाब से। प्रतिहारों के सामंत गुजरात के चालुक्य, जीजागुप्ती के चंदेल, ग्वालियर के कच्छप घाट, डाल के कलचुरी, मालवा के परमार, शाकंभरी के चौहान, गढ़वाल आदि स्वतंत्र हो गए। तो याद रखिए, जो प्रतिहार के सामंत थे, जो आगे हम लोग देखें, गुजरात के चालुक्य जो है, जीजा चंदेल हैं, कच्छप घाट है, कलचुरी है, मालवा के परमान है, चौहान है, गढ़वाल है, ये जब विघटन होने लगता है, इनका पतन होने लगता है, और ये लोग अरब आक्रमण और मुस्लिम आक्रमण से परेशान हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, तो इसके बाद इनके अंदर जो सामंत थे, सूबेदार थे, जो इनके अधीन होकर शासन करते थे, तो इनके निर्बल होने के बाद ये धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना खुद का राजवंश स्थापित करते हैं। इनके इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल था, 1036 ईस्वी तक इसने शासन किया है, ठीक है। अंतिम शासक याद रखिएगा, अल मसूदी, सुलेमान, अबू जैद आदि अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है, जून कहा है, और इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके लेखन से हमें प्राप्त होता है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूर, ठीक है,
अलजुजूर का है। गुर्जर प्रतिहार राज्यों को अलजुजूर का है और गुर्जर प्रतिहारों को जून का है, याद रखिएगा। सुलेमान की पुस्तक सिलसिलात उत तवारीख आपको मैंने बताया ही, और अल मसूदी की मुर्जुल जहाब है। पंजाब के पेहोवा अभिलेख से, याद रखिएगा, पंजाब का पेहोवा अभिलेख से घोड़ों के क्रय विक्रय हेतु लगने वाले बाजारों का उल्लेख है। सुलेमान ने अपनी पुस्तक में जो पंजाब में घोड़े के बाजार लगते थे, जिसमें लोग खरीदारी करते थे घोड़े की, उसके बारे में उल्लेख किया है गुर्जर प्रतिहारों के समय में। दूसरा हम लोग देखेंगे सास बहू अभिलेख। सास बहू अभिलेख भी प्रतिहारों का ही है। जो पूछा जाता है किसका है, तो ये महिपाल द्वितीय का है, 955 ईस्वी का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कि महिपाल द्वितीय के बाद जो बहुत सारे शासक बनते हैं, उसमें से एक शासक था महिपाल द्वितीय, तो इसका ही सास बहू अभिलेख है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है सास बहू अभिलेख किसका है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों या नौकरशाही को राजपुरुष, इंपॉर्टेंट है ये, कि राजपुरुष किसे कहा जाता था प्रतिहारों में, तो नौकरशाहियों को राजपुरुष कहा जाता था। 893 ईस्वी के एक प्रतिहार अभिलेख में दंडपासिक टर्म्स है, ऐसे टर्म्स याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। दंडपासिक क्या थी, तो पुलिस अधिकारी को दंडपासिक कहा जाता था, ये इनके अभिलेखों में वर्णित है। ठीक है, प्रतिहारों की अश्वसेना तत्कालीन भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। इसकी जानकारी हमें सुलेमान से भी मिलती है और मसूदी से भी मिलती है। उसने वहाँ पे लगने वाले जो है कि बाजारों का उल्लेख किया, बताया है कि मीर भोज की जो अश्वसेना थी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ और बहुत विशाल थी। तो इस मीर भोज की अश्वसेना के भी बारे में इसने बात किया है। तो ये सुलेमान और जितने भी उसके तत्कालीन यात्री आए थे उन्होंने उल्लेख किया है। तो आज हमने देखा गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे जिसमें गुर्जर प्रतिहारों का देखा कि किस तरह से इनकी स्थापना होती है, कौन कौन सी राजधानी थे, संस्थापक हरिश्चंद्र, फिर नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम के बाद हमने वत्सराज को देखा, वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय को देखा, नागभट्ट द्वितीय के बाद मिहिरभोज प्रथम को देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम और उसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखा, उनके समय के जो महत्वपूर्ण विद्वान थे उन्हें देखा। उसके बाद बहुत सारे शासक बनते हैं जिनके कुछ उतने महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य नहीं थे। अंतिम शासक इसका यशपाल था, जिसने 1036 तक शासन किया और इन्हें राष्ट्रकूट शासक पराजित करते हैं अंततः। और जब तक ये धीरे धीरे कमजोर होते हैं तो बहुत सारे राजवंश स्वतंत्र हो जाते हैं, जिनमें चंदेल, परमार, चौहान आदि आते हैं। उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार को पढ़ा। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।